क्लास के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल सी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, जब भी किसी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो वो बिजनेस कुछ स्टेटमेंट्स बनाती है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक समरी जो है वो प्रिपेयर कर पाए और उससे ये जान पाए कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक XYZ कंपनी, ठीक है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 2018 और 19। वो जानना चाहती है कि इस साल उसने कैसे काम किया, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस समय कैसी है, यानी कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग या फिर वीक है। तो ये जानने के लिए XYZ कंपनी ने दो स्टेटमेंट्स बनाए। सबसे पहले उसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जिसके अंदर उसने अपने जितने भी रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको शो किया और उसकी एक समरी प्रिपेयर की और उससे यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकाला। ठीक है, कंपनी ने देखा कि उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमाया था, जिससे उसे ये पता चला कि इस साल उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। ठीक है, अब कंपनी को जानना था फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसके लिए कंपनी ने बनाया बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर उसने अपने जितने भी एसेट्स थी, लाइबिलिटीज़ थी, इक्विटी थी, उसको शो किया, उसकी समरी बनाई, जिससे उसे ये पता लगा कि इस समय उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कितनी इक्विटी है। और इससे ये जान पाए कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर कैसे। देखो, अगर कंपनी की एसेट ज़्यादा हैं, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ कम है, यानी कि उसने डेट वगैरह कम लिया हुआ है, तो फाइनेंशियल स्ट्रांग है। अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट लिया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, उसकी लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हीं को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं। इसको फॉर्मल रिकॉर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखो, ये बनाना कंपलसरी होता है। लॉ कहता है कि आपको ये बनाने पड़ेंगे, यानी कि एक बिजनेस ने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की है उसकी फॉर्मल रिकॉर्ड वो अपने पास मेंटेन करके रखेगी ताकि उससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और रिपोर्टिंग वगैरह जो है वो कर सके, यानी कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसको वो दिखा सके कि इस साल उन्होंने किस तरीके से काम जो है वो किया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ये किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर प्रिपेयर किया जाता है। ये बेसिकली बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की समरी हमें प्रोवाइड करती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि बिजनेस ने कितना अर्न किया है, कितना स्पेंड किया है, वो कितनी एसेट्स उसके पास है और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसकी। कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। सेक्शन 129 के अंदर दिया गया है कि एक कंपनी जो है वो कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी, ठीक है, और कैसे प्रेजेंट करेगी। नॉर्मली कंपनीज एक्ट के 3rd शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है पूरा का पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। हालांकि कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो ऐसे कंपनीज जिनके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट पास किया गया है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज engaged in electricity generation and supply, and any other class of companies that have separate financial statement format prescribed under their governing laws। क्योंकि इन कंपनीज के लिए अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे बैंकिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन यूज करते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर यूजर्स हैं। सबसे पहले आते हैं बैंकर्स। मान लो एक XYZ कंपनी है, ठीक है, वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाती है। ठीक है, तो क्या बैंक ऐसे ही इसको लोन दे देगी? बिल्कुल भी नहीं। बैंक पहले ये देखेगी कि इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, ये कितना प्रॉफिट और लॉस कमा रही है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ताकि बैंक डिसाइड कर पाए कि उसे लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है, फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब है, तो ये कंपनी रिस्की है, तो कंपनी को यहाँ पर लोन नहीं देना चाहिए, यानी कि बैंक को यहाँ पर लोन नहीं देना चाहिए। अगर लोन देगी भी बैंक तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, जैसे कि सप्लायर वगैरह, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ ये देखने के लिए करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग या फिर वीक है,
और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि वो जान पाए कि कंपनी उनका डेट वापस कर भी पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानना होता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाती है। तब वो डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज ये जानना चाहते हैं कि जो कंपनी है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर टैक्स पे कर रही है कि नहीं, रेगुलेटरी रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, देखो जो रेटिंग एजेंसीज होती है ना, उनका काम होता है क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करना। जैसे मान के चलिए ये कंपनी है, ये कितनी ज़्यादा रिस्की है या फिर कितनी अच्छी कंपनी है, ये डिपेंड करेगा कि इनको क्रेडिट रेटिंग कैसी मिली। अगर अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिली है तो इट मीन्स कि ये कंपनी अच्छी है, रिस्की कम है। पर अगर खराब क्रेडिट रेटिंग मिली है तो ये कंपनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अभी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो ऐसे ही थोड़ी पैसा लेकर क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड कर देती है, बल्कि वो देखती हैं कि एक्चुअली में कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेसिस पे ही वो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कि क्या वो गुड्स और सर्विसेज आगे डिलीवर कर पाएंगे हमें या फिर नहीं, कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ ये जानना चाहते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ताकि उसके हिसाब से वो वेजेस वगैरह जो है वो डिमांड कर पाए। साथ के साथ ये भी जान पाए कि उनकी जॉब सिक्योर रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ठीक है, अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, तो वो बंद हो जाएगी तो उनकी जॉब चली जाएगी। तो एम्प्लॉय पहले से ही ये जानना चाहेंगे ताकि वो दूसरी जॉब ढूंढ पाए। जनरल पब्लिक इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करती है ताकि वो जान पाए कि कंपनी की कंट्रीब्यूशन कितना है इकॉनमी के अंदर, और वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल कर रही है। फिर आपके जो एनालिस्ट हैं वो फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करके रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, मार्केट को स्टडी करते हैं और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। उसके बाद देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं यानी कि जब हम यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो अकाउंटिंग करते वक्त हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना होता है, जिसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। वो इस तरीके से हैं: बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एंड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ओवरव्यू अगर दे दूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और उसका जो ऑनर है वो दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। तो हमें बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करना है, ऑनर्स की पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को अलग करना है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अकाउंटिंग एक साल के लिए, हर साल यहाँ पर जो है वो करनी चाहिए, यानी कि हमें एक फिक्स पीरियड के लिए अकाउंटिंग करनी चाहिए जो कि है 1 साल, और 1 साल कंप्लीट होते ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद फिर से अकाउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, लॉस को कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ मैच करना होगा, और ये जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होंगे वो सेम पीरियड से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, सेम अकाउंटिंग पीरियड से। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे कोई इनकम या फिर एक्सपेंस ड्यू हो जाता है, अक्रू हो जाता है, तभी उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपको पैसा कभी भी मिले या पैसा आप कभी भी पे करो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अपनी रेवेन्यू को, इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तभी रिकॉर्ड करना है जब वो रिलाइज हो जाएगा। रिलाइज होने का मतलब है कि आपका लीगल राइट क्रिएट हो चुका है उस इनकम को रिसीव करने का। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें हमेशा कंजर्व होकर चलना चाहिए, आने वाले लॉसेस को कंसीडर करना चाहिए, उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट करनी चाहिए, पर आने वाले इनकम्स को, प्रॉफिट्स को इग्नोर करना चाहिए। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर साल अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करना है। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ही हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शो करनी है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें फुली तरीके से डिस्क्लोज करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले समझ लेते हैं, फिर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो ये यहाँ पर बेसिकली कुछ अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको कंपनीज फॉलो करती हैं अकाउंटिंग करते वक्त और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त और रिपोर्ट करते वक्त। इंडिया के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया गया है, और इंडियन कंपनीज या फिर इंडिया के अंदर जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनको इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है अकाउंटिंग करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त।
ठीक है। हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन जो है वो ली गई है और इसके बेस पर ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको वर्ल्ड लेवल के ऊपर फॉलो किया जाता है कंपनीज के द्वारा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। इंडिया के अंदर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इशू करती है। हालांकि इसको फॉर्मुलेट करने का जो काम है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड सारा का सारा जो काम है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, उसे फाइनल करना, ये काम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। पर उसको नोटिफाई करना, उसे कंपल्सरी करना, ये काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो पहला जो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को शो करते हैं, ठीक है। और इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग या फिर वीक है। क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी के बारे में पता चल जाता है तो आप जान पाते हो कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। इसके अंदर हम कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर इक्विटी की डिटेल्स को शो करते हैं। और कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, जिसको कंपनीज फॉलो करती हैं बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते वक्त। ये आपका यहाँ पर फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। सबसे पहले देखो इसमें आपका आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर नोट नंबर, तो देखो यहाँ पर हम एग्जैक्ट फिगर लिखते हैं, ठीक है, और जो डिटेल्स होती है वो नोट नंबर के अंदर हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट पीरियड के फिगर्स हैं और यहाँ पर प्रीवियस पीरियड के फिगर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स की, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वो पैसा होता है जो कि शेयर होल्डर्स का होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि सिर्फ आप यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड, फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर आपका टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है। फिर आपकी एसेट्स, इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, फिर आपकी करंट एसेट्स और यहाँ पर टोटल एसेट्स जो है वो आ जाती है। ये फॉर्मेट है। अब इसको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने ही वाले थे, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताया, ठीक है। तो बैलेंस शीट का जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड का, या फिर उसको हम ऑनर इक्विटी भी कहते हैं। तो देखो एक बिजनेस के अंदर ऑनर्स का जितना भी पैसा लगा होता है, या फिर दूसरे शब्द में कहूँ तो ऑनर का जो भी क्लेम होता है कि ये पैसा हमारा है, वो आपका शेयर होल्डर फंड जो वो कहलाएगा। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, 100 करोड़ रुपए की कंपनी की एसेट्स हैं, जिसमें से 60 करोड़ की जो एसेट्स हैं वो ऑनर की है, ऑनर का उसके ऊपर क्लेम है, और 40 करोड़ बाकियों की है, क्रेडिटर्स या फिर लैंडर्स की। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड कितना है, 60 करोड़, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के भी कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू करके जो भी यहाँ पर फंड्स रेज किए हैं, ठीक है, वो आपका शेयर कैपिटल के अंदर आता है। और ये जो पैसा है वो बेसिकली ऑनर्स नहीं दिया है, क्योंकि ऑनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर ही तो होते हैं, इसीलिए ये शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। देखो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है ना, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व करके रख लेती है, ताकि वो फ्यूचर में उसे यूज कर सके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, लॉसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। अब जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा ऑनर का होता है। चाहे कंपनी ने इसका एक हिस्सा अपने पास रिजर्व करके रख लिया, पर ये जो पैसा है इसके ऊपर जो क्लेम होगा वो अल्टीमेटली ऑनर का होगा, इसीलिए इसको हम शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड करते हैं। फिर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखो कुछ ऐसे शेयर वारंट्स होते हैं जिनको अगर आप खरीद लेते हो तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप उस वारंट्स की हेल्प से शेयर्स को बाय कर सकते हो एक फ्यूचर डेट के ऊपर, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी शेयर होल्डर ही बनने वाले हैं, तो ये आपका शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आएगा। उसके बाद ना एक और चीज इसमें आती है शेयर होल्डर फंड के बाद ना, यहां पर ये देखो ये वाली देखो, शेयर होल्डर फंड पहला कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वो वहां पर नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है, और एप्लीकेशन मनी भी उसके पास आ जाती है, पर अभी तक कंपनी ने शेयर्स को अलॉट नहीं किया होता है, इसीलिए ये शेयर होल्डर बने नहीं होते हैं। तो इसको हम शेयर होल्डर फंड के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। पर ये लायबिलिटी भी नहीं होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑनर बनने वाला है, तो इसको हम अलग से यहाँ पर शो जो है वो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है नॉन करंट लायबिलिटी। देखो नॉन करंट लायबिलिटीज
ऐसे डेट्स होते हैं, ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसकी पेमेंट कंपनी को 1 साल के बाद करनी होती है। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया है एबीसी बैंक से, जिसकी रीपेमेंट उसको 5 साल के बाद करनी है, तो ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपका आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे कि बैंक लोन, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स पेबल आफ्टर 1 ईयर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जैसे कि टैक्स डेट इज ड्यू टू इन फ्यूचर पीरियड्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अमाउंट सेट असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पेंशंस एंड वारंटीज। उसके बाद कुछ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आ जाती हैं जो कि 12 महीनों के बाद पेबल होती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर या फिर कस्टमर्स। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ऐसी डेट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसकी पेमेंट कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर में करनी होती है। ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1 साल का मतलब है एक ऑपरेटिंग साइकिल। कई बार किसी कंपनी का ना जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो 16 महीने या फिर 15 महीनों का भी होता है, तो उस केस में आपको 1 साल 16 महीनों का मान के चलना है। ठीक है। यानी कि आपको ना बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल को ध्यान रखना है। अगर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आप लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका करंट लायबिलिटी कहलाएगा। इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आता है ट्रेड पेबल्स। अगर मान के चलिए आपने मान लो क्रेडिट के ऊपर कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा है या फिर कोई अदर गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, जिसमें आप डीलिंग करते हो, तो जो पैसा आपने फ्यूचर में पे करना है वो आपका ट्रेड पेबल कहलाएगा। ठीक है। जैसे अगर आप सप्लायर से खरीदोगे तो सप्लायर आपको कितना टाइम दे देगा, 3 महीने 4 महीने, तो इसकी पेमेंट आपको 3 से 4 महीने में करनी होगी, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर में, तो ये आपका करंट लायबिलिटी होगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस, रेंट, यूटिलिटीज अक्रू हो चुकी हैं पर अभी तक आपने पे नहीं किया है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी जैसे कि टैक्सेस पेबल, डिविडेंड्स पेबल एंड अदर ऑब्लिगेशंस। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एसेट्स। देखो सबसे पहले ना मैं आपको एसेट्स का मतलब समझाना चाहूँगा, एसेट्स क्या होती हैं। तो देखो अगर हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कंपनी ओन करती है और वो जो चीज़ है वो कंपनी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, वो कंपनी के लिए एक एसेट है। कंपनी ने एक मशीन खरीदी है, ठीक है, जिसकी इकोनॉमिक लाइफ है 5 साल, 5 लाख रुपए की। अब ये जो मशीन है वो कंपनी को अगले 5 सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, क्योंकि कंपनी इससे प्रोडक्शन करेगी, उसे सेल करके प्रॉफिट कमाएगी। तो ये जो मशीन है वो कंपनी के लिए एसेट है। ठीक है। अब एसेट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसका बेनिफिट कंपनी को 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। जैसे ये जो मशीन है इसका बेनिफिट कंपनी को 5 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है ना, मतलब 5 साल के लिए मिल रहा है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो ये आपका नॉन करंट एसेट जो है वो कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इसके कंपोनेंट्स। नॉन करंट एसेट्स के भी काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी फिक्स एसेट्स, इसके अंदर आपकी टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आ जाती हैं। उसके बाद आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जैसे अगर कंपनी ने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स जो है वो आ जाती है। ठीक है। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसका बेनिफिट कंपनी को 1 साल के अंदर में ही मिल जाता है, यानी कि कंपनी जो है इसको 1 साल में ही यूज़ कर लेती है, इसको कैश में कन्वर्ट कर लेती है, वो आपका करंट एसेट जो है वो कहलाता है। जैसे कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्री एंड स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स के। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से बताइए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर और नो, जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो देखो जो ये प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इसके अंदर हम कंपनी के रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस को शो करते हैं, और इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट और लॉस जो है वो कमाए हैं। और नेट प्रॉफिट और लॉस को जानकर हम ये जान पाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। ठीक है। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो ये आपका फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कंपनी इसी फॉर्मेट के अंदर अपना प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाती है। सबसे पहले इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, फिर आपका अदर इनकम, फिर आपका टोटल इनकम, फिर आपके एक्सपेंसेस जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज एंड फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है। तो फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो लेकर देख लेना। मतलब इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना है कि इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर कंपोनेंट है वो है आपका यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम
कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट का जो भी इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, शो करते हैं। सबसे पहले आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखो, कैश का मतलब आप सभी को पता है। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होती है? तो देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप कैश के जैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि बैंक में पड़ा बैलेंस, जो बैंक बैलेंस होता है उसको आप कैश के जैसे यूज कर सकते हो, तो ये कैश इक्विवेलेंट है। क्योंकि आप पेमेंट करने के लिए बैंक से भी तो पेमेंट कर सकते हो ना, अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिक्विड होती हैं, ठीक है, उसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये भी आपका कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में जो भी मूवमेंट्स होती है, यानी कि जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, या फिर बैंक में जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम इन तीनों वर्ड्स को सेपरेटली यूज करने के बजाय हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो बिजनेस के अंदर जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है, वो आपका हुआ इनफ्लो। बिजनेस से बाहर जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जा रहा है वो है आपका कैश आउटफ्लो। और इस चीज को हम जिस स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो आपका कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में पता चलेगा कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कंपनी से पास से कितना कैश बाहर जा रहा है और उसके पास कितना कैश अवेलेबल है, जिससे हम ये जान पाएंगे कि कंपनी को कोई लिक्विडिटी इश्यूज तो नहीं है, क्या वो अपने ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाएगी और अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएगी या फिर नहीं। हालांकि जो 1% कंपनीज है, स्मॉल कंपनी है या फिर डोरमेंट कंपनी है, उन्हें यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं करना होता, ठीक है, उनको एग्जाम्पशन दी हुई है। कंपनी चाहे तो इसको प्रिपेयर करने से मना भी कर सकती है, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो देखो, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है ये शेयर होल्डर की इक्विटी में जो मूवमेंट्स होती है ना उसको शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, उनमें जो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको शो किया जाता है, स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसको इक्विटी शेयर होल्डर यूज करते हैं ताकि वो जान पाए कि समय के साथ उनकी इक्विटी में क्या चेंज आया है, इक्विटी कितनी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई है, ठीक है। अब देखो, जब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ जर्नल प्रोविजंस हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसे हमें फुलफिल करने की जरूरत होती है। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। तो देखो, अगर नॉन फाइनेंस कंपनीज है तो सेल ऑफ प्रोडक्ट से जो पैसा आया है, सर्विसेज को सेल करके जो पैसा आया है, और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। फाइनेंस कंपनी की बात करें तो देखो, लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है वो आएगा, ठीक है। फिर आपका आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? तो देखो, अगर आप मनी को बोरो करते हो, आप मनी को बोरो करते हो तो उसके ऊपर आपको जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है वो आपका फाइनेंस कॉस्ट है। इसके अंदर आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आते ही हैं, साथ के साथ अदर बोरोइंग कॉस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, और नेट गेन और लॉसेस भी आ जाते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। अब बात करेंगे अदर इनकम की, ठीक है। अब कुछ अदर इनकम्स भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नॉन फाइनेंस कंपनी की, तो अगर उसे इंटरेस्ट इनकम मिली है, डिविडेंड इनकम मिली है, ठीक है, तो वो आपका अदर इनकम कहलाएगा। उसके बाद नेट गेन और लॉसेस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर एडिशनल डिस्क्लोजर भी किए जाते हैं नोट्स टू अकाउंट के अंदर, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स को डिस्क्लोज किया जाता है, सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, ESOP, ESSP एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एनी आइटम एक्सीडिंग 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख विच एवर इज हायर, इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस, डिविडेंड इनकम, गेन और लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, गेन एंड लॉसेस, पेमेंट्स टू ऑडिटर्स, ऑडिट, टैक्सेशन, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट, अदर सर्विसेज, रीएम्बर्स एक्सपेंसेस, CSR एक्सपेंडिचर, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड प्योर पीरियड आइटम्स, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब देखो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है।
देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। तो देखो एक बिजनेस के जितने भी कोर बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जैसे कि अगर एक एक्सवाइजेड कंपनी है वो कार बनाकर मार्केट में सेल करती है, ठीक है, तो इसका जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है वो है रॉ मटेरियल खरीदना, उससे कार बनाना, फिर सेल करना। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है, और इससे जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है, चाहे इनफ्लो है आउटफ्लो है, उसको हम इस हेड के अंदर शो करते हैं। जैसे अगर आप सैलरीज पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, तो वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। फिर आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो देखो अगर आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे अगर आपने कोई मशीन खरीद ली है या फिर आपने किसी मशीन की सेल कर दी है जो कि एक लॉन्ग टर्म एसेट है, तो इससे जो कैश फ्लो जनरेट होगा वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो कहलाएगा। उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो इन दोनों एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत होती है, आपको फंड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फंड्स आप जिस एक्टिविटी के थ्रू रेज करते हो उस एक्टिविटी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने शेयर्स को इशू कर दिया, आपने यहाँ पर डिबेंचर्स इशू कर दिया, बॉन्ड्स को इशू कर दिया, तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। अब बात करेंगे कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले देखो आप ये अंडरस्टैंड कर पाते हो कि कैश का सोर्स क्या है, कहाँ से कंपनी के पास कैश आ रहा है और कैसे वो उसको यूज़ कर पा रही है, ठीक है, सही तरीके से यूज़ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हम इवेल्युएट कर पाते हैं, जैसे कि उसकी लिक्विडिटी कंपनी की कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, और नेट एसेट्स में कितना चेंज आया है। और कैश जनरेशन को भी हम असेस कर पाते हैं, ठीक है, कि कंपनी जो है वो क्या सफिशिएंट कैश जनरेट कर पा रही है, और वो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी या फिर नहीं रहेगी, और ग्रोथ कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। और सप्लायर को सपोर्ट करना और क्रेडिटर को सपोर्ट करना। जो सप्लायर और क्रेडिटर्स हैं वो ये जान पाते हैं कि कंपनी जो है उनका पैसा जो है वो वापस कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, उनकी पेमेंट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर उसके पास कैश आ रहा है तो वो कर पाएगी, अगर कैश नहीं आ रहा है तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगी। और जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, वो कैश बजट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो कैश बजट होता है वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स के ऊपर फोकस करता है और बैंक फाइनेंस को एक्सक्लूड कर देता है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश मूवमेंट की एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करके दे देती है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी फैसिलिटेट करता है। तो कंपनी जब ये जान पाती है कि उसके पास कितना कैश अवेलेबल है और वो कितना कैश जनरेट कर सकती है, तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर डिसाइड कर पाते हैं, और कंपनी खुद भी डिसाइड कर सकती है कि उन्हें कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं? देखो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम फंड्स की मूवमेंट को शो करते हैं। फंड्स का जो भी इनफ्लो हो रहा है, फंड्स का जो भी आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि जो भी फंड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं और जो भी फंड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं उसको हम शो करते हैं। तो स्टेटमेंट से हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और समय के साथ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कितना चेंज जो है वो आया है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो सभी करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो है वो कंसीडर करती है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको एक ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सोर्स ऑफ फंड एंड यूज ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है जहां से कंपनी के पास फंड्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर इक्विटी में इंक्रीज हुआ है तो कंपनी ने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो उसके पास फंड्स आए हैं। रिजर्व्स में डिक्रीज हुआ है, अगर रिजर्व्स में डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कंपनी ने रिजर्व्स का पैसा रिजर्व से पैसा निकाल लिया है तो कंपनी के पास फंड्स आए हैं, सोर्स ऑफ फंड है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इंक्रीज हुई है तो कंपनी ने नया लोन ले लिया है जिसकी वजह से कंपनी के पास फंड्स आए हैं। और अगर नॉन करंट एसेट डिक्रीज हुई है इसका मतलब है कंपनी ने एसेट्स को सेल कर दिया है जिसकी वजह से कंपनी के पास जो है वो फंड्स आए हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म यूज़ की। तो देखो अगर इक्विटी में डिक्रीज आया है इसका मतलब है आपने कुछ इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर लिया है, ठीक है, तो ये आपका यूज़ ऑफ फंड होगा। यूज़ ऑफ फंड का मतलब है जहाँ पर आप फंड्स को यूटिलाइज करते हो। रिजर्व्स में अगर इंक्रीज आया है, डिक्रीज की बजाय अगर इंक्रीज आया है इसका मतलब है आपने रिजर्व्स के अंदर कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया है। अगर रिजर्व्स इंक्रीज होती हैं इसका मतलब है कि आपने फंड्स को यूटिलाइज किया है। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अगर डिक्रीज होती है तो आपने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की पेमेंट कर दी है, पेमेंट करने के लिए आपने फंड्स को यूटिलाइज किया होगा। और इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट्स, अगर नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई है इसका मतलब है आपने नई नॉन करंट एसेट्स को खरीदा है, तो ये आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कहलाएगा। शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म यूजर्स की बात करें तो इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स
और शॉर्ट टर्म यूजर्स की बात करें तो डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, अब बात करेंगे जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, अगर कोई कंपनी है, उसकी सब्सिडरी होती है, एसोसिएट होती है या फिर जॉइंट वेंचर होती है, ठीक है, तो उसे ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखो, अगर एक एबीसी कंपनी है जिसकी 3 सब्सिडरी है, ए, बी और सी, ठीक है, तो तीनों सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाएगी, जिसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पूरे कंपनी ग्रुप के बारे में हमें बताएगी कि पूरी कंपनी ग्रुप ने, पूरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, और इसको प्रिपेयर करते वक्त जो रूल्स होते हैं वो वही होते हैं जो कि हम इंडिविजुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त फॉलो करते हैं। उसके बाद ये जो आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी करने जो है वो ज़रूरी होते हैं। जैसे कि जो टोटल प्रॉफिट और लॉस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पेरेंट कंपनी का जो प्रॉफिट है उसे अलग किया जाता है, जो पेरेंट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो प्रॉफिट है उनको अलग किया जाता है, और जो माइनॉरिटी है यानी कि जो नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि सब्सिडरीज के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट है उनको अलग शो किया जाता है। और बैलेंस शीट के अंदर जो है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो इक्विटी ओन की हुई है उसको अलग से शो किया जाता है, और जो आपका पेरेंट कंपनी के जो ऑनर्स ने इक्विटी ओन की हुई है उसको अलग से शो किया जाता है। उसके बाद है आपका यहाँ पर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखो, जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो बैंक के पास होती हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, 2015 और 16 के अंदर वो ऑपरेट कर रही है और बैंक के पास वो पहुंची लोन लेने के लिए, तो इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसने बैंक को दे दिया। तो ये करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बैंक के पास है, पर देखो बैंक जब लोन देते तो उसे ये भी तो जानना है ना कि कंपनी की फ्यूचर में यानी कि अगले साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, क्योंकि उसी बात पे डिपेंड करता है ना कि उसका जो पैसा है, बैंक का पैसा है, वो कंपनी वापस करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक है। तो बैंक्स यहाँ पर क्या करती हैं, ये जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उससे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये फ्यूचर पीरियड के लिए होती है। जैसे कि 2015 और 16 अगर चल रहा है तो बैंक ने 2016 और 17 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाई है सिर्फ एस्टिमेट के बेसिस के ऊपर, ताकि वो ये जान पाए कि कंपनी की 2016 और 17 के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, और बैंक डिसाइड कर पाए कि उसे लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपका प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एस्टिमेट करती हैं कि फ्यूचर पीरियड के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेंगी, बेस्ड ऑन अबाउट assumptions अबाउट रेवेन्यू, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। और जब हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट आ जाता है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आ जाता है और प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आ जाता है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्राइमरी पर्पस यही होता है कि मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, लेंडर, अदर स्टेक होल्डर प्लान कर पाएँ और इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएँ कंपनी की फिजिबिलिटी को चेक करके। अब बात करेंगे बैंकर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों करते हैं, उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। सबसे पहले देखो, बैंकर जो है वो लोन देने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है या फिर वीक है। बैलेंस शीट से बैंकर्स ये बात जान पाते हैं कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है और वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बैंक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रिव्यू करते हैं ताकि वो जान पाएँ कि फ्यूचर पीरियड के अंदर कंपनी के रेवेन्यू कितने होंगे, एक्सपेंसेस कितने होंगे, प्रॉफिट्स कितने होंगे और कैश फ्लोज कितने होंगे, जिससे कि बैंक ये जान पाए कि बोरोवर की फ्यूचर में जाकर फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रहेगी। और कैपिटल नीड्स को असेस करना, देखो बैंक लोन देते वक्त ये ज़रूर पता लगाता है कि कंपनी जो लोन लेने आई है उसको एक्चुअली में कितने लोन की ज़रूरत है। जैसे अगर एक कंपनी 10 लाख का वर्किंग कैपिटल का लोन दे रही है तो बैंक ऐसे ही 10 लाख रुपए नहीं दे देती है, पहले वो देखेगी कि कंपनी को एक्चुअली में कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है ताकि अंडर फंडिंग और ओवर फंडिंग को रोका जा सके। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करना, तो देखो बैंक जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करना चाहती है कंपनी की लोन देने से पहले, ताकि वो जान पाए कि कंपनी कितना प्रॉफिट जो है वो कमा पा रही है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी उसके पास पैसा आएगा, तभी वो ग्रो करेगी, तभी वो बैंक का पैसा वापस कर पाएगी। उसके बाद पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असेस करेंगे ना हम, जो पोटेंशियल रिस्क है उसको भी असेस कर पाते हैं। जैसे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करते हो
जैसे मान लो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार कम होती जा रही है और फाइनेंशियल पोजीशन लगातार खराब होती जा रही है, तो ये साइन है कि बॉरोवर डिफॉल्ट करने वाला है। तो बैंक यहाँ पर इन रिस्क को आइडेंटिफाई करके एक्यूरेट एक्शंस ले सकता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन की जो टर्म एंड कंडीशंस है वो भी बैंक यहाँ पर डिटरमाइन कर सकता है। जैसे अगर कंपनी रिस्की ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कंपनी रिस्की कम है तो कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब जब बैंक यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो बेसिकली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से उसको जो है वो स्टडी कर पाए। यानी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को अलग तरीके से जो है वो अरेंज करते हैं ग्रुप्स में, ताकि वो अपने हिसाब से उन डेटा को स्टडी कर पाए। जैसे हम अगर बैलेंस शीट की बात करें तो नॉर्मल लाइबिलिटीज़ को टेंजिबल नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में डिवाइड किया जाता है। ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एसेट्स को फिक्स एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका फॉर्मेट, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर नेटवर्थ टीएल और शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं। फिर आपका वर्किंग यहाँ पर लाइबिलिटीज और एसेट्स, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस अवेल्ड और अदर करंट लाइबिलिटीज, टर्म लाइबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप कैपिटल। एसेट्स के अंदर टोटल करंट एसेट्स आ जाते हैं, फिक्स एसेट आ जाती है और अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको भी देखो, ग्रॉस सेल्स लेस जीएसटी, वैट, ड्यूटी कंपोनेंट, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, डायरेक्ट लेबर, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सब टोटल में डिवाइड किया जाता है। फिर आपके सेलिंग, जर्नल, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये ऐसा आपका फॉर्मेट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो ना तो आपके पास तीन टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका ट्रेंड एनालिसिस, फिर आपका रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम फंड फ्लो एनालिसिस की बात करें, फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम जान पाएँ कि कंपनी के अंदर फंड्स कहाँ से आ रहे हैं और कंपनी फंड्स को कैसे यूटिलाइज कर रही है। फंड फ्लो एनालिसिस की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि कहीं फंड्स को डाइवर्ट तो नहीं किया जाता है, यानी कि बैंक ने लोन लिया किसी और पर्पज़ के लिए और बैंक ने उस लोन के पैसे को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, इसको हम डाइवर्जन ऑफ फंड कहते हैं। तो फंड फ्लो एनालिसिस से हम ये जान पाते हैं कि फंड्स को डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर सभी सोर्सेज ऑफ फंड को हम शो करते हैं, ठीक है, और यूजर्स ऑफ फंड को शो करते हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करोगे और शॉर्ट टर्म एसेट्स को हमेशा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही फाइनेंस करोगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ पर डाइवर्जन ऑफ फंड होगा। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए कि जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं वो शॉर्ट टर्म यूजर्स से ज़्यादा है, यानी कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करें 90 लाख और यूजर्स की बात करें 80 लाख, इसका मतलब 10 लाख एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है, इसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, यानी कि ये वर्किंग कैपिटल का पैसा हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका डाइवर्जन ऑफ फंड होता है। हालांकि हमेशा डाइवर्जन ऑफ फंड जो है वो गलत नहीं होता है, कंपनी कई बार ऐसा करती है, पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो गलत होता है, ठीक है। तो इस एनालिसिस की हेल्प से हम बेसिकली डाइवर्जन ऑफ फंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इवैल्यूएट कर पाते हैं कि इस डाइवर्जन का कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा, ठीक है। तो फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर आप सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, फिर उसके अंदर सोर्सेज ऑफ फंड्स, यूजर्स ऑफ फंड्स को डिस्क्लोज करते हो, फिर उनका जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसको आप रिकॉर्ड करते हो और उससे पता लगाते हो कि कोई डाइवर्जन ऑफ फंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या फिर पोजीशन है ओवर द टाइम कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे मान के चलिए पिछले 5 साल का आपने ट्रेंड देखा है तो प्रॉफिट जो है वो लगातार 10% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम फाइंड आउट कर पाते हैं ट्रेंड एनालिसिस की हेल्प से। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम ट्रेंड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जैसे कि सेल्स और प्रॉफिट के पास्ट ईयर्स की, इसको हम शो करते हैं, ठीक है, जैसे कि पास्ट ईयर्स की, करंट ईयर की और फ्यूचर ईयर की, और इससे हम एक ट्रेंड बनाते हैं कि सेल्स का ट्रेंड क्या है या फिर प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर ना हम जितनी भी आइटम्स होती हैं, जितनी भी यहाँ पर आइटम्स होती हैं उसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। जैसे अगर आपने मान के चलिए एक बेस ले लिया सेल्स, ठीक है, अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट है सेल्स का 10%, तो आप यहाँ पर रॉ मटेरियल के आगे 10% लिख दोगे। जैसे अगर सेल्स है 10 लाख की और 1 लाख रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, 10% हुआ ना, तो 1 लाख लिखने की बजाय आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सीधा सीधा सेल्स का 10% आप लिख दोगे, रॉ मटेरियल, वेजेस भी 10% है तो वो भी आप 10% लिख दोगे, यानी कि यहाँ पर आप परसेंटेज में शो करते हैं ताकि आप कंपैरिजन वगैरह कर सको।
फिर हम यूज़ करते हैं रेशियो एनालिसिस का। देखो रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या होता है, तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी की उससे डेटा उठाते हैं, जैसे कि करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, उससे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उन रेशियोज़ को स्टडी करके हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। जैसे कि लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंदर आपके करंट रेशियो और क्विक रेशियो आते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की हेल्प से और क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की हेल्प से, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को उनकी ड्यू डेट के ऊपर पे कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। यानी कि हम ये असेस कर पाते हैं कि कंपनी के पास क्या इनफ शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल हैं अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए या फिर नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के अंदर आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाता है। इससे हम ये जान पाते हैं कि कंपनी जो है वो अपने सेल्स, एसेट्स और इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न जो है वो कमा रही है, कितना प्रॉफिट जो है वो कमा रही है, तो हम उसकी प्रॉफिट को कमाने की एबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो से हम ये जान पाते हैं कि जो कंपनी है वो कितनी एफिशिएंट है, वो अपने एसेट्स को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है। इन रेशियोज़ के अंदर मेनली आपके इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज जो है वो आ जाते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो से हम ये जान पाते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर सॉल्वेंट रहेगी या फिर नहीं रहेगी, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर रिलेटेड पार्टी की। रिलेटेड पार्टीज क्या होती है, तो देखो माने कि चलिए ये आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही है, जिसका नाम है XYZ कंपनी, और इसके यहाँ पर एक पेरेंट कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है। तो देखो ये पेरेंट कंपनी इस कंपनी को कंट्रोल करती है, तो ये जो ABC कंपनी है ये और ये जो XYZ कंपनी है ये बेसिकली रिलेटेड पार्टीज जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। तो कोई भी पर्सन या फिर अनदर कंपनी जिसका स्पेशल और क्लोज रिलेशनशिप है मेन कंपनी के साथ और उसके पास एबिलिटी है कि वो यहाँ पर मेन कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो वो आपका रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। इंडिविजुअल्स की बात करें तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है या फिर पर्सन का कोई फैमिली मेंबर है जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है, मेन कंपनी का कंट्रोल है, या फिर उसके पास ज्वाइंटली कंट्रोल है, यानी कि दो से मतलब A और B मिलकर यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, तो ये भी रिलेटेड पार्टी होगा। A भी रिलेटेड पार्टी होगा, B भी रिलेटेड पार्टी होगा। अगर किसी पर्सन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी के डिसीजंस के ऊपर तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। अगर जो पर्सन है वो कंपनी के की मैनेजमेंट पर्सोनल के अंदर है, जैसे कि कंपनी का डायरेक्टर है या फिर एग्जीक्यूटिव है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर एंटिटी। देखो अगर मान के चलिए कोई कंपनी है वो मेंबर है सेम ग्रुप की, जैसे मान के चलिए एक ABC ग्रुप है, इसके 3 सब्सिडरी है ABC, ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो ये आपस में रिलेटेड पार्टीज होंगी, ठीक है। जैसे कि आपके पेरेंट कंपनी, सब्सिडरीज, फेलो सब्सिडरीज। उसके बाद आपका एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। देखो अगर कोई एंटिटी है, ठीक है, जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी की एसोसिएट है या फिर जॉइंट वेंचर है, तो वो आपकी वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी होगी। उसके बाद अगर मान के चलिए कि 2 एंटिटीज़ हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ है, तो वो तीनों एंटिटीज़ आपस में रिलेटेड पार्टीज जो है वो कहलाएंगी। और अगर एक पार्टी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर किया है और एक पार्टी ने एसोसिएशन किया है, तो तब भी वो रिलेटेड पार्टीज ही जो है वो कहलाएंगे। तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गए तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे पास ABM मास्टरी बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, AI पावर 10 ABM कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलता है आपको, और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, और रिवीजन के लिए PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।